नमस्कार, न्यूज बीट्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज बात हिमालयी राज्य उत्तराखंड की, जो कि विज्ञापनों में, होर्डिंग्स में, बैनर्स में भले ही चमकता दमकता और विकास की छलांग मारता हुआ राज्य बताया जा रहा हो, जहां सरकार के मुखिया खुद को धाकड़ कहलवाना पसंद करते हो, लेकिन इस राज्य के अंदर ही अंदर असंतोष की भीषण ज्वालामुखी धधक रही है। उसका लावा टुकड़ों टुकड़ों में फूटकर बाहर आ रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि राज्य के भीतर किस कदर बेचैनी है, किस कदर परेशानी है। हाल के समय की घटनाएं देखिए। उत्तराखंड जब भी हेडलाइंस में आया, आपदाओं की वजह से या फिर ऐसी घटनाओं और बयानों की वजह से, नेताओं की हरकतों की वजह से जो किसी भी समाज को शर्मिंदा कर सकती हैं। अभी तो पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उठी ज्वाला से धधक रहा है। जितने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के कस्बों, नगरों से लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, वो अपने आप में कहानी बयां कर रहे हैं। और बड़े लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दोनों हिस्से बराबर सुलग रहे हों। और वो इसलिए क्योंकि इस मर्डर केस को लेकर हाल में जो खुलासे हुए वो बड़े शॉकिंग हैं और उससे पूरा उत्तराखंडी समाज उद्वेलित है। पूरा समाज हिला हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति पब्लिक के गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के छोटे छोटे ग्रामीण कस्बों में भी बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, भीड़ निकल रही है, रैलियां हैं, महिलाएं आ रही हैं, यूथ आ रहा है और ये गुस्सा थम नहीं रहा है। 11 जनवरी को पूरा उत्तराखंड बंद रहेगा। 11 जनवरी के दिन तय हो गया है। हम लोग पूरे उत्तराखंड को बंद करेंगे। पूरे व्यापार संगठनों से हम वार्ता करेंगे और इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी की संलिप्तता का भंडाफोड़ होने के बाद प्रोटेस्ट अब अगले लेवल पर जा पहुंचा है और धामी सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका ये चुनावी साल है। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने और धामी सरकार पब्लिक सेंटिमेंट को भांपने में चूक कर रही है। ऐसा नहीं होता तो भला अपनी पुलिस को आगे करके क्या ये दावा करते कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोई वीआईपी है ही नहीं? सोचिए। उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि वीआईपी नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है। तो जिस वीआईपी का जिक्र कोर्ट के जजमेंट में कई बार आया, जिस वीआईपी का जिक्र अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप चैट्स में आया है, अब 3 साल बाद उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि वीआईपी तो कोई है ही नहीं। मतलब वीआईपी के वजूद को ही खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन 3 गुनहगारों को सजा हुई उनको बचाने का रास्ता भी खोला जा रहा है। जिस वीआईपी के लिए उन्होंने अंकिता को मरवाया, जब वो वीआईपी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर मुकदमा किस बात का है? और तो और जो काम उत्तराखंड की पुलिस या इस मामले में गठित की गई एसआईटी को करना चाहिए था, इस मामले में जरूरी सबूत जुटाए जाने थे, उनके लिए उत्तराखंड की सरकार पब्लिक से कह रही है कि आप ठोस सबूत लेकर आओ तब हम कार्रवाई करेंगे। क्या यह पब्लिक का काम है? मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई नहीं क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। तो सुनिए, सीनियर लीडर्स ये कह रहे हैं, सबूत पब्लिक क्यों लाए? पब्लिक के पास सबूत जुटाने की क्या अथॉरिटी है? जो सबूत बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक कर दिए हैं, उसकी सत्यता की जांच तो आप करवाइए। बीजेपी के एक राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के संगठन मंत्री का नाम उन्होंने लिया। क्या इसीलिए सांप सूंघ गया है उत्तराखंड सरकार को? हिम्मत है तो जांच आप करवाइए और देखिए क्या निकलता है। अगर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सही है तो अपने पूर्व विधायक को भी न्याय के कटघरे में खड़ा करिए, उनसे भी उगलवाइए। वो महिला उर्मिला सनावर भी तो यही कह रही है ना कि जो सबूतों को बचाने के लिए यहां से कहां भागी फिर रही है, जो कई दिन से अंडरग्राउंड है। हमारे एक पत्रकार सहयोगी हैं मनु पवार, उन्होंने किसी अज्ञात लोकेशन से उन्हें ढूंढ निकाला, उनसे बातचीत हुई और जो कुछ उस बातचीत में हुआ वो सोशल मीडिया पर मौजूद है। इन्होंने एक 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ भी उन्होंने अत्याचार करा, उसे मारा, उन्होंने उसे बैराज में डाला और ये सब हमारे पति बता रहे। तो क्यों नहीं बुला रहे सुरेश राठौर को? एक बार सुरेश राठौर को तो बुलाओ, उसे रिमांड पे तो लो सुरेश राठौर को, जिसने सारी कहानी बताई है। तो सबके सब चोर चोर मोसेरे भाई हैं। आप बताओ ना कि हमें भगा रहे हैं, हमारे ऊपर एसआईटी बिठा रहे फर्जी मुकदमों में, हमें सबके सब ऐसे कह रहे हैं। अरे भाई, हमने तो सिर्फ उस बेटी का सच बताया है कि किस किस लोगों ने मारा है। तो सरकार को या उसकी पुलिस को प्रायोरिटी पर जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे। उल्टे सरकार के कैबिनेट मंत्री बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक से कह रहे हैं कि कोई ठोस सबूत है तो हमें दीजिए। अगर पब्लिक को ही सबूत जुटाने थे तो फिर पुलिस और एसआईटी क्या कर रही है? आपकी सरकार का क्या काम है? आखिर उत्तराखंड सरकार चाह क्या रही है? क्या पब्लिक के गुस्से को थामने की बजाय उनकी जायज मांगों पर आपका ये जवाब होना चाहिए कि आप उनका गुस्सा और भड़काएं? क्या आपकी मंशा ईमानदार नहीं है?
मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि जहां आप सीबीआई जांच की संस्तुति देंगे, उसी के साथ में आज से कम नैतिकता के तौर पर अंकिता के परिवार और उन्हें न्याय दिलाने के इस मसले के ऊपर ये बोल देना बंद कर देंगे कि ये कांग्रेस या यूकेडी या किसी अन्य पार्टी का आंदोलन। और क्या आपके एडवाइजर्स जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 19 साल की बच्ची के मर्डर से जुड़ा ये मामला, ये केस आज पहाड़ी अस्मिता का सवाल बन चुका है। ये सत्ता के आपराधिक चरित्र में कैसे कितनी मिलावट है, ये उस पर सवाल खड़े करता है। कई सवाल और हैं। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा, जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। देहरादून में प्रोटेस्ट में आई इस बुजुर्ग पहाड़ी महिला ने जो कहा वो पूरे समाज को झकझोर रहा है, सरकार को भी झकझोर रहा है। ये सरकार के लोग जाने या सत्ताधारी दल के लोग जाने, लेकिन ये कैसे भूला जा सकता है कि अंकिता भंडारी केस जब हुआ तब उत्तराखंड में धामी ही सीएम थे। ये कैसे भूला जा सकता है कि ऋषिकेश के पास जिस वंतारा रिजॉर्ट का ये केस है वो बीजेपी के एक प्रभावशाली नेता और राज्य मंत्री के बेटे पुलकितारे का है। कैसे भूला जा सकता है कि उस रिजॉर्ट में 20 दिन पहले ही रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने आई पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी में झोंकने के लिए दबाव डालने वाला बीजेपी नेता का ही बेटा था। और ये कौन भूल सकता है कि अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मारने वाला भी उसी बीजेपी के नेता का बेटा पुलकितारे है। तो सत्ता की जवाबदेही होगी या नहीं? कोई नैतिकता बची है या नहीं? कोई सरकार का इकबाल बचा है या नहीं? अगर अब भी सरकार अपने किसी आदमी और किसी नेता को बचाने की जुगत कर रही है तो ये पूछना पड़ेगा कि एक वेलफेयर स्टेट में सरकार आखिर है किसके लिए? उत्तराखंड के लोगों के लिए है, बाहर के नेताओं के लिए है, बाहर के ठेकेदारों के लिए है, धन्ना सेठों के लिए है, माफियाओं के लिए है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स के लिए है? पहाड़ के लोगों के लिए आप कहां खड़े हैं आज? और अगर सरकार के लोगों में ही गैरत नहीं बची तो क्या कहा जाए? कौन अपनी अंतरात्मा को इस वक्त टटोलेगा? पहाड़ की बेटी अंकिता के साथ या उस दानव वीआईपी के साथ आप खड़े हैं? आप तय करिए, वरना जनता जो तय करेगी उसके नतीजे आपको 2027 में दिखाई देंगे। ये जो इस वक्त आपको आग यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, इसे पहचानिए और इसको पहचानने के बाद जरूरी कदम जो उठाए जाने चाहिए उसमें देरी मत करिए। ये हमारा भी सरकार को सुझाव है, ये हमारा भी उन सभी लोगों को सुझाव है जो सिस्टम से जुड़े हैं और जो फैसले लेने की क्षमता आज की तारीख में रखते हैं। न्यूज़ बीट्स के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइए इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, और आप में से जितने लोगों ने भी देहरादून में और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे प्रोटेस्ट को करीब से देखा है, आप भी अपनी राय, अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर जाहिर करिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, कम से कम जो ज़रूरी लोग हैं जिन्हें कदम उठाने हैं, उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग न्यूज़ बीट्स।